नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल करेंगे और उनकी व्याख्या देखेंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या यूके एसएससी की तैयारी कर रहे हों, सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? आपके विकल्प है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांस द्वीप या कुश द्वीप। तो इसका जो सही विकल्प है वो है जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या में देखिए, पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके इलावृत भद्रास्व, किंग पुरुष, भारतहरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय ये 9 खंड हैं। इनमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक है, शेष देवलोक है। इसके चतुर्दिक लवण सागर हैं। जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष या जामुन के वृक्ष के कारण हुआ है। जम्बू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: प्लक्स, सालमल, कुश, क्रौंच, साग और पुष्कर। ठीक है, तो ये एक पौराणिक कथाओं से संबंधित एक प्रश्न है। आप केवल इतना याद रखिए कि प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का एक अंग था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? आपके विकल्प हैं उर्दू, ग्रीक, फारसी और अरबी। ठीक है, तो जो इसका सही विकल्प होगा वो है ग्रीक भाषा। ठीक है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में देखिए, ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए हैं। जैसे आप देखते हैं, पाटलिपुत्र को वो लोग पालीबोथरा कहते थे, मथुरा को मेटोरा कहते थे और बल्ख को बैक्ट्रिया कहते थे। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हाइडस्पीस नाम दिया। ठीक है, जैसे आप देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, उन्होंने सिंधु शब्द के लिए इंडस शब्द यूज़ किया। और वैसे ही झेलम के पास जो युद्ध है सिकंदर और पोरस के बीच, जिसे कहते हैं या उसे हाइड स्पीच का युद्ध कहता है, जो 326 ईस्वी वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उसको हाइड स्पीच का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है वो ग्रीक भाषा में भारत के लिए किया गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ठीक है, तो प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। विकल्प आप देखिए, 6 डिग्री 4 डैश उत्तरी अक्षांश है, 7 डिग्री 4 डैश उत्तरी अक्षांश है, या 8 डिग्री 4 डैश उत्तरी अक्षांश है, या 6 डिग्री 8 डैश उत्तरी अक्षांश। तो जो इसका सही विकल्प है वो है 8 डिग्री 4 डैश उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत 8 डिग्री 4 डैश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 डैश पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 डैश पूर्वी देशांतर विस्तार लगभग पर स्थित है। विस्तार लगभग इसका 300 है। भारतीय विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जो भारत है वो विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक भारत का जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक है 2933 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है। इसके विकल्प हैं 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, या 82 डिग्री 30 डैश पूर्वी देशांतर पर, या 82 डिग्री 30 डैश पश्चिमी देशांतर पर। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा 82 डिग्री 30 डैश पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, तो भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 डैश पूर्वी देशांतर पर। ठीक है,
आगे चलते हैं, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या देखिए, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है तो भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे देश का जो समय है वह ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ठीक है, भारत का प्रमाणिक समय जो भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। या देखिए विकल्प है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो जो इसका सही विकल्प है वो है इलाहाबाद के समीप। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। ठीक है, तो इसके विकल्प हैं 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। ठीक है, तो 5 घंटे 30 मिनट का विकल्प इसमें सही है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, भारत का धूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। ठीक है, इसके विकल्प हैं 776 किमी, 867 किमी, 876 किमी और 916 किमी। तो जो इसका सही विकल्प है वो है 876 किमी। ठीक है, भारत की धूर दक्षिणी भाग की जो विषुवत रेखा से दूरी है वो है 876 किमी। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके पूर्व नाम है लाहिचिंग या पिग्मलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं और पारसन पॉइंट भी इसको कहते हैं। विषुवत रेखा से इसकी जो दूरी है वो 876 किमी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। आपके विकल्प हैं इसमें 6100 किमी, 7516.5 किमी या 1200 किमी या 15,200 किमी। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा 15,200 किमी। ठीक है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किमी। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 या 15,200 या 15,280 किलोमीटर है, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। तो जो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो लगभग इन तीनों को इन तीनों का अगर देखा जाए तो लगभग 15,200 वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही बैठता है। तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है और 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, 7 देशों के साथ लगती है और 17 राज्यों को छूती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो इसके द्वीपों सहित, जो पहले स्थलीय सीमा की बात होती है यहाँ पर द्वीपों सहित बात है। तो द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। विकल्प है 6100 किमी, 6200 किमी, 7516.5 किमी या 8000 किमी। तो जो इसका सही विकल्प है वो है 7516.5 किमी। ठीक है, द्वीपों सहित जो भारत की तटरेखा की लंबाई है वो है 7516.5 किमी। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी तथा द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किमी है। मुख्य धरातली भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किमी है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7516.6 किमी हो जाती है। ठीक है,
तो मुख्य धरातली जो भाग की जो समुद्री सीमा है वो 6100 किमी है। लेकिन अगर इसमें अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो जो भारत की तटीय सीमा है वो 7516.6 किमी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, जो यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो कितनी है? विकल्प हैं आपके 2933 किमी, 3214 किमी या 3124 किमी या 3412 किमी। तो जो इसका सही विकल्प है वो है 3214 किमी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214 किमी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या देखिए, 8201/2 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किमी तथा उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किमी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, विकल्प हैं आपके 2933 किमी, 3033 किमी, 3133 किमी या 3214 किमी। ठीक है, तो जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है भारत की वो है 2933 किमी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए 8201/2 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किमी तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 3214 किमी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई है, भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो कितनी है? विकल्प हैं आपके 6100 किमी, 6200 किमी, 75 किमी या 6500 किमी। तो इसको जो उसका सही विकल्प है वो है 6100 किमी। ठीक है, जो भारत की तटरेखा की लंबाई वो है 6100 किमी। व्याख्या देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किमी है। मुख्य धरातली भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किमी है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7516.6 किमी हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? विकल्प है आपके 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। तो जो इसका सही विकल्प है वो है 2.4%। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए, यद्यपि देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% ही है, किंतु यहाँ पर विश्व के लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट, संसाधन क्षमता आदि को देखते हुए जॉर्ज बी क्रेंसी ने अपनी भौगोलिक पुस्तक एशिया की भूमि एवं निवासी में लिखा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का हक है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र या मध्य समुद्री तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसके विकल्प हैं 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%। तो जो इसका जो सही विकल्प है वो है 10.7%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी व्याख्या देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? जो आपके विकल्प हैं 10.7%, 18.6%, 29.3% या 43%। ठीक है, तो संपूर्ण भारत के लगभग 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है।
ठीक है, तो इसका विकल्प 29.3% सही है। संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका विकल्प हैं 10.7%, 18.6%, 27.7% या 29.3%। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा कि संपूर्ण भारत के लगभग 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले व्याख्या में देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। समुद्र तट से 305 से 915 मीटर तक की ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर है। ठीक है, तो देश के 27.7% क्षेत्र पर पठार का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? आपके विकल्प हैं इसमें 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा 43%। संपूर्ण भारत के लगभग 43% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। समुद्र तट से 305 से 915 मीटर तक की ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर है, जबकि शेष 43% पर विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, शेष 43% पर विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो आपके विकल्प हैं 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। ठीक है, तो जो इसका जो सही विकल्प है वो पहला विकल्प है 12 मील। ठीक है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 मील की दूरी तक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। लगभग 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार इस सीमा में है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है, तो भारत का जो संलग्न क्षेत्र है वो प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो देखो, जो समुद्री सीमा है वो तो 12 मील है, तो उससे संलग्न जो क्षेत्र है वो प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत कितने आगे तक है, कितने आगे तक है? उसके विकल्प हैं 12 मील, 24 मील, 100 मील या 200 मील। जो इसका सही विकल्प है वो है 24 मील। इसकी व्याख्या देखते हैं। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? साफ सफाई करने का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार और वित्तीय अधिकार इसमें दिए गए हैं इस जोन में, यानी 24 समुद्री मील तक की दूरी के अंतर्गत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है,
तो भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसके विकल्प में 100 मील, 200 मील, 300 मील या 400 मील। जो इसका सही विकल्प है वो है 200 मील। ठीक है, 200 मील की दूरी तक ये एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 मील की दूरी तक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। 2 वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है। जो नंबर दूसरा है वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है। नंबर तीसरा आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई हाईवे जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है वह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। जो मुंबई हाई जिसे कहा जाता है, यहाँ से देश के 65% तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में स्थित हैं? ठीक है, विकल्प में 7, 8, 9, 10। तो जो इसका सही विकल्प है वो है 9। भारत के 9 राज्य समुद्री तट रेखा में स्थित हैं। व्याख्या देखिए इसकी। वर्तमान में भारत के 9 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हैं। ये राज्य हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव की सीमाएं भी समुद्र से लगती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? विकल्प है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो जो इसका सही विकल्प है वो है गुजरात। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। इसकी व्याख्या देखिए। अरब सागर गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तटरेखा देता है। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा है जो देश के कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है। यह सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? विकल्प देखिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो इसका जो सही विकल्प है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। व्याख्या देखिए। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। तो इसका सही विकल्प है कर्क रेखा। ये तो आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसका जो व्याख्या देखते हैं। भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8। तो उसका सही विकल्प है 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसमें विकल्प हैं आपके उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो जो इसका सही विकल्प है वो है उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त में उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आप देखो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, इसमें छांटना है आपने। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसका सही विकल्प है झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार से नहीं गुजरती है। व्याख्या देखिए। उपरोक्त में झारखंड राज्य से ही कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर
गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। ठीक है, भारत की जो मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है वो क्या है? आपके पॉइंट हैं इंदिरा पॉइंट, कॉमेरिया या कैलीमियर पॉइंट या इंदिरा कॉल और नॉरिमन पॉइंट। तो सही विकल्प है इसमें इंदिरा पॉइंट। जो इसका जो दक्षिणी छोर है भारत का उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसके व्याख्या देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसके पूर्व नाम है, जो इसका जो पूर्व नाम है वह लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी इसे कहा जाता था, लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? ठीक है, दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? विकल्प है केप कॉमरिन, पॉइंट कैलीमियर, इंदिरा पॉइंट और पोर्ट ब्लेयर। सही विकल्प है इसका, आप जानते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके पूर्व के नाम है लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है क्या? इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या क्या हैं? विकल्प आपके पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट या इनमें से सभी। तो देखिए, ये सभी नाम अभी हमने पहले प्रश्न की व्याख्या में पढ़ा था, सभी नाम इंदिरा पॉइंट के नाम कहे जाते हैं, पार्सन पॉइंट, लाही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। तो इसका सही विकल्प होगा ये सभी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके पूर्व नाम है लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट, लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामकरण समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैंने भूगोल के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लिया है। आप इस वीडियो को देखिए और इन 30 प्रश्नों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, और व्याख्या अगर आप इनकी देखेंगे तो व्याख्या से आपके और भी प्रश्न निकलेंगे। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपनी भूगोल की तैयारी को आगे बढ़ाइए, और जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अगर ये वीडियो आपके काम आता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। आपकी सभी परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।